नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निशियंस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आया हूं, जो कि आपकी यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए कह सकते हैं कि माध्यम से मैं आपकी 90 नंबर की तैयारी दोस्तों करवाऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हिंदी के हैं, फिर इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के और सीडीपी के भी हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितने नंबर के हो गए? टोटल 90 नंबर्स की तैयारी इस प्रैक्टिस सेट के जरिए करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है। तुलसीदास दोस्तों एक रचना है जिसके रचनाकार के बारे में पूछ रहा है कि इसकी रचनाकार कौन है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास जी के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा ये पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी। कवितावली है, गीतावली है और रामचरितमानस। तो सबसे जो कह सकते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उसके अलावा विनय पत्रिका हो गया, हनुमान वाहक और पार्वती मंगल, ये सभी क्या दोस्तों तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। और सूरदास जी द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको सुन लेते हैं कि सूरदास जी द्वारा सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये सभी रचना किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि चाकू से फल काटना, चाकू से फल काटना, ये कोई सेंटेंस दिया गया है या वाक्य दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। इसमें कारक आपको बताना है कि चाकू से फल काटना। तो इसमें दोस्तों किस कारक का यूज हुआ है? संप्रदान कारक है, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो कारक होते हैं, कारकों की संख्या टोटल कितनी है? 8 कारक होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि चाकू से फल काटना, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक है, अगर चाकू से किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे दोस्तों अगर से आपको दिख जाए, ठीक है, अगर अलगाव का बोध नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? करण कारक होगा। अगर अलगाव का बोध हो जाता तो वहां पे क्या होता? अपादान कारक होता। जैसे लड़का अब पेड़ से गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। और संप्रदान कारक, जहां पे कोई चीज किसी को दान में दी जाए और वापस न ली जाए, वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि चाकू से फल काटना, उपरोक्त वाक्य का कारक बताना है, तो इसमें क्या होगा? करण कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि नाक का बाल होना। एक मुहावरा यहाँ पे दे रखा है कि नाक का बाल होना, इसका अर्थ बताना है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों? अधिक प्रिय होना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोड़ा जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? है होगा, कपोत होगा या दिवाकर होगा या सरोज होगा। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों है होता है। क्या होता है जो होता है क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची। इसके अलावा घोटक भी क्या होता है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है। और कपोत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन देख लेते हैं। कपोत पर्यायवाची किसका है? कबूतर का है। ठीक है, और दिवाकर, भानुकर, भास्कर, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में, निम्नलिखित में से दंत वर्ण नहीं है। इसमें से कौन सा दंत वर्ण नहीं है? दंत वर्ण दोस्तों कौन कौन से होते हैं? सॉरी, यहाँ पे दंत नहीं दोस्तों, तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य। यहाँ पे
पूछ रहा है कि तालव्य वर्ण, इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य दोस्तों च, छ, ज, झ ये सभी वर्ड जो आते हैं दोस्तों, च, छ, ज, झ यहाँ जो है ये सभी क्या होते हैं आपके तालव्य वर्ण होते हैं, ठीक है। और पूछा है कि इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। च, छ, ज ये सभी क्या है आपके तालव्य वर्ण है। प यही क्या है आपका तालव्य वर्ण नहीं है। किसके अंतर्गत आता है? प ओष्ठ ध्वनियां होती हैं, ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हो और एक नए शब्द का निर्माण हो तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या कोई अन्य वर्ण आए तो वहाँ पे भी क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। और जब विसर्ग के बाद दोस्तों स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निर्धन, नायक, सज्जन या निष्कपट। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें स्वर संधि किसमें यूज हुआ है? नायक, यहाँ जो नायक शब्द लिखा गया है इसमें क्या दोस्तों? स्वर संधि है। जबकि आपका निर्धन में विसर्ग संधि है, निष्कपट में भी क्या है? विसर्ग संधि है, और सज्जन में क्या है? व्यंजन संधि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि यहाँ पे कोई शब्द लिखा गया है, पूछा है इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि या गुण संधि या यड़ संधि। तो दोस्तों आप बता दें कि अगर कहीं पे आपको आधा त के साथ यह दिख जाए, ठीक है, ये पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक होता है कि इसमें कौन सी संधि है। अगर आपके पास कहीं पे आधा त के बाद यह दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? यड़ संधि होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या मुक्ति बोध। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ जो कवि है दोस्तों कौन है? मुक्ति बोध है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। दोस्तों यहाँ पे एक वाक्यांश दे रखा है, कह रहा है कि जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए क्या बताना है? एक शब्द बताना है। कीमती हो, अमूल्य हो, बहुमूल्य हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो क्या होता है दोस्तों? अमूल्य होता है। और जिसके समान दूसरा कोई ना हो दोस्तों क्या होता है? अद्वितीय होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि जंगम शब्द का विलोम शब्द बताना है। जंगम का उल्टा क्या होता है? अस्थावर होता है, सृष्टि होती है या अस्प्रिय होता है या गौरव होता है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर होता है, अस्थावर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और सृष्टि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सृष्टि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रलय होता है। और इसके अलावा अस्प्रिय का पर्यायवाची क्या होता है? अस्प्रिय होता है। और गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लाघव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए यहां से दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि किसके हैं? बाल विकास से, क्योंकि बाल विकास से भी आपके पेपर में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या करा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण की बात दोस्तों जहां पे की जाए, ठीक है, समझ लीजिए क्या वो किसका सिद्धांत है या किसका विकास का सिद्धांत है? लेव वाइगोस्की का। किसका है? लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। और अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास की
की संभावनाओं को बढ़ावा के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्शों को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। दोस्तों आपको बता दें कि अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टि से, कहा कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूल बचता। ये जेंडर रूल बचता है क्या होता है दोस्तों? जैसे एक जेंडर को महत्व दिया जाए, दूसरे जेंडर मतलब स्त्री या पुरुष में दोस्तों अंतर किया जाए, ठीक है, बालिका और बालक में अंतर किया जाए, और जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जेंडर रूढ़िबद्धता को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह। कोई भी काम करना हो उसके लिए बच्चे लड़के लड़कियों का एक समूह बना के कार्य करवाया जाए और आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इससे क्या होगा, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है वो कम होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी अपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्षा कक्ष में कोई भी बालक या बालिका जो अपने साथ विद्यालय में जो अनुभव लेके आते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए और उनके जो अनुभव हैं उनको महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए, एक समस्या के रूप में, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में या एक व्यवस्थागत मुद्दा है। तो अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता मतलब होता है कि सभी बच्चों की अपनी अपनी भाषा हो, कुछ बच्चे ग्रामीण हो, कुछ शहरी होते हैं दोस्तों, तो सभी बच्चे अपने अपने ढंग से बात करते हैं। तो उसे एक अध्यापक को किस रूप में समझना चाहिए, एक गुण और एक संसाधन के रूप में उसको समझना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जो आंशिक दृष्टि मतलब जो बच्चे कम देख पाते हैं, ठीक है, अगर उनको देखने में या पढ़ने में दिक्कत होती है या समस्या होती है तो उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री जो है या सीखने की जो सामग्री है वो उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन एक है बोलती पुस्तकें या स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। दोस्तों यहाँ पे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें या त्रिविमी नक्शे और चार्ट। तो आंशिक दृष्टि वाले बच्चे मतलब उनको कम दिखाई देता है तो उसके लिए दोस्तों छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, बिल्कुल ऐसी कार्यशीट उनके लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, ठीक है। राश ने, कोहलर या कोल एवं ब्रुश ने या गैसल ने। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल तथा ब्रुश ने। और शर्म की अवस्था भी दोस्तों किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था होती है, इसको शर्म की अवस्था भी माना जाता है। किसकी? शर्म की अवस्था भी बाल्यावस्था को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होती है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होते हैं, ठीक है, उनकी क्या विशेषता है? वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, या वे सख्त अनुशासन पसंद करते हैं, या वे से अपने विषय में अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होते हैं दोस्तों उनकी विशेषता ये होती है कुछ संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, ठीक है। उनको जैसे बच्चे कई प्रकार के क्लास में होते हैं तो कुछ बच्चे कई अजीब टाइप से व्यवहार करते हैं, तो जो एक संतुलित व्यवहार या कह सकते हैं कि मानसिक रूप से एक स्वस्थ जो अध्यापक होता है उसका व्यवहार या कह सकते हैं नजरिया हमेशा एक समान रहता है, ठीक है। कह सकते हैं कि उसका जो संवेगात्मक रूप से वो संतुलित रहता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या है, कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त या रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य किससे संबंधित है? व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, समानता के सिद्धांत से, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी न रुकने वाली मतलब लगातार चलने वाली कंटिन्यूटी होती है। विकास जो होता है कभी रुकता नहीं, या कह सकते हैं कि एक लगातार एक वे में चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं
भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। दोस्तों जब मैं हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसी प्रबल भावनाएं विकास के किस अवस्था में इंगित करते हैं? विकास की कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चे के मन में यह सवाल आते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि सब प्रबल भावनाएं होती हैं जो अब जागृत होती रहती हैं। ठीक है, किस अवस्था में होती हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या पूरी बाल्यावस्था? तो किसमें होती हैं? किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन साल कहा जाता है, क्यों? किशोरावस्था को दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्यों? अब बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, बालक वीर पूजा करता है या इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक भाव प्रधान होते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन दोस्तों बहुत तेजी के साथ होता है, इसलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि किसके हैं? आपके पर्यावरण अध्ययन के। ईवीएस से दोस्तों भी आपके परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस पहले प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। क्या है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 या 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को? तो संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दोस्तों कभी पूछ लेता है कि कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी एक क्या है? जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पे पाया जाता है? सिसिली में, हवाई में, इंडीज में या रॉकीज में? तो कहाँ पे पाया जाता है? इंडीज में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 16 दिसंबर या 25 अप्रैल या 5 जून को? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जाता है? सूर्य प्रकाश द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या वृक्षों द्वारा? तो वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जाता है? वृक्षों द्वारा। क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दोस्तों, और वे क्या करते हैं? वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो भी खराब पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी जरूरत होती है भोजन के निर्माण में। और इसीलिए इसे कहा जाता है वायु प्रदूषण को कम करने का किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे दोस्तों उतने ज़्यादा आपका जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा और प्रदूषण कम होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति जो एक रचना है किसकी? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो चार्ल्स डार्विन की रचना। और कोशिकाओं की उत्पत्ति दोस्तों किसके संबंधित है? रॉबर्ट हुक से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? तो वनों में वृद्धि होने से दोस्तों क्या होता है? तापमान में कमी आती है। ठीक है, वृद्धि नहीं होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ती है तो उस समय क्या होता है? भूमंडलीय तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972 या 1975 में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? एरोसॉल, स्टोन लेप्रोसी या डाई डिपोजिशन या इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है दोस्तों? जब वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा घुलित हो जाती है या घुल जाती है तो जो वर्षा होती है वही क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो इमारतें होती हैं उनका पीला पड़ जाना या उनका क्षरण हो जाना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टोन लेप्रोसी कहलाती है। दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।